Good afternoon to all. Welcome to Filler Form. मैं रितु CDP टीचर। आज स्टार्ट करेंगे हम एक नया सेशन। तो आप सबका मोस्ट वेलकम है फिलर फॉर्म पे। तो सभी लोग ज्वाइन होते जाइए मेरे साथ। और एक बार वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही हो तो ओके कर दीजिए आप सभी। गुड आफ्टरनून शाहीन, धानी, लक्ष्मी, सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून माही। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और डाउट्स भी क्लियर करेंगे और सब कुछ सॉल्व करेंगे। शिवानी, दिव्या, सभी को गुड आफ्टरनून। तो वन बाय वन हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूंगी, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएं। आपके एग्जाम जब भी डेट आए क्लियर हो जाए उससे पहले आपके एमसीक्यू पूरे होने चाहिए। गुड आफ्टरनून रोहित। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यास्मीन, गुड आफ्टरनून। चलिए फिर, जब तक सब लोग ज्वाइन होते हैं तब तक हम कुछ फिलर फॉर्म के बारे में बताते हैं जो मैं एवरीडे बताती हूँ, और जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए कि अभी तक जो नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ये आपके लिए हेल्पफुल है और एंड तक बने रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए भी बीच में ना। गुड आफ्टरनून पार्थ, प्रांजल, गुड आफ्टरनून। और फिलर फॉर्म का जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं कर लीजिए, वहां पर भी अभी मैं एमसीक्यू पोलिंग में करवाऊंगी। बस वेट कर रही थी थोड़ा सा, तो अब वहां भी मैं जल्दी से इसको स्टार्ट कराने वाली हूँ। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ लिंक आपको स्टार्टिंग में ही फिलर फॉर्म की मिल जाएगी, ज्वाइन टू सीटेट क्लास जहाँ पर दिया है वहां पे जाके आप उसको क्लिक करिए तो आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा और हमारे क्लास का भी, जितनी भी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये तैयारी हो रही है हमारी 2022 के लिए, ये हमारी पूरे टीम मेंबर्स हैं, ऑल टीचर्स हैं जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून संध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ये तैयारी हो रही है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए है, और जो सीडीपी यानी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आएगी। और जो दोनों का कंटेंट है ना, सिलेबस वो सेम है, थोड़े से क्वेश्चंस अलग होंगे, बाकी पढ़ना आपको दोनों में सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके जो यूनिट है 5 यूनिट्स में है, सभी पे 30 मार्क्स हैं, इक्वल हैं। और आपका फर्स्ट है जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड है लैंग्वेज जो आपने लैंग्वेज चुना है, और सेकंड लैंग्वेज में जो लिया हिंदी इंग्लिश या जो आप लेते हैं। ठीक है, फिर आपकी फोर्थ यूनिट में आएगी मैथ्स है, और 5 में आपकी ईवीएस है। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर के लिए था। सेकंड पेपर में आपकी एज यूजुअल सीडीपी है वो आएगी 30 मार्क्स की। फिर लैंग्वेज का सेक्शन जो आपने हिंदी और इंग्लिश लिया है वो है। और जो बच्चे साइंस साइड से हैं या फिर आर्ट्स से हैं उनके 60 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने डाल दिया कि जो बच्चे नए हैं उनको भी काफी डाउट होता है, जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे मैंने सिलेबस को भी डाला है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको मैंने हिंदी में भी आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, कौशल्या, दिव्या, सबको गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो सभी आप क्वेश्चन का टिक भी करते जाना और बताना कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। ठीक है, ईमानदारी से चेक करना और बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं 30 में से।
ठीक है, ये स्टार्टिंग है, तो बहुत गलत भी हो सकते हैं, बहुत सही भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। ठीक है, तैयारी कैसी है। और जिसके कम भी होते हैं वो निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है, अभी तो हमारा पूरा सेशन बचा हुआ है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। सभी एक बार ओके कर दो। आज के टेस्ट के लिए आपका है ये प्रीवियस ईयर का 2021 का जनवरी का पेपर है, ये फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे है 30 में। ठीक है, चलो शाहीन बोल रही है ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से कि एक नाटक यानी खेल के दौरान चोटिल होने के बाद रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने जवाब दिया, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह बयान किस चीज को प्रदर्शित करता है? चलो सभी ओके हैं। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको दे दिया है। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। खेल के दौरान क्या होता है, बच्चे को चोट लग जाता है और रोने लगता है। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्ड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल, व्हाई डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, ये किसको प्रदर्शित करता है? जो आपका एक चैप्टर है लैंगिक मुद्दे, उसी से ये लिया गया है। तो ये लिंग स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह को दिखाता है, लैंगिक स्टीरियो टाइप को चुनौती देता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। माई का आंसर आ गया है। और सब अपना काउंट करते जाना पेपर पेंसिल पे कि आपने कितने क्वेश्चंस में कितने नंबर सही किए हैं। ठीक है, तो माही जो आंसर कर रही हैं बिल्कुल सही आंसर कर रही हैं कि ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। के ये क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा, आई थिंक सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, पार्थ, दिव्या, थर्ड नहीं होगा। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को कम कहाँ करेगा? अगर हम लड़का और लड़की का भेद करते हैं तो ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ाता है, दिखाता है ना धानी? चंदन, चैताली देव चंदन, हाँ आप, शाहीन, हाँ 1 सबका आ रहा है। धानी जिन्होंने 3 किया है, जिन्होंने 3 किया वो गलत है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को कम नहीं करता है, बढ़ाता है। शिवानी, हाँ बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। जो फर्स्ट हमारा होगा कि रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अगर लड़के को चोट लगेगी तो वो रोएगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना? तो इसमें ये चीज पिता के द्वारा जो कही जा रही है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जब मैंने पढ़ाया, ये चैप्टर भी मैंने कराया है, वहीं से पूछ रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक को निश्चित का पालन करना चाहिए, या पाठ्यक्रम जो निश्चित पाठ्यक्रम जो फिक्स्ड पाठ्यक्रम की बात करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जोर दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा तो करानी ही नहीं चाहिए बच्चों में। ठीक है, पर्याप्त अवसर होने चाहिए निर्माण के प्रदान, ज्ञान के निर्माण को प्रदान करने के लिए। ठीक है, छात्रों पर लेबल किया जाना चाहिए उनके एकेडमिक स्कोर के आधार पे। तो सेकंड के लिए आंसर करिएगा कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम और टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, जो करिकुलम हो एकदम फिक्स्ड हो कि तुमको यही पढ़ना है, यही करना है। द एम्फेसिस शुड बी अ कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, जो भी है हम बच्चों में कंपटीशन करा दें, प्रतिस्पर्धा करा दें। रोहित का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है। पर्याप्त हमें अवसर प्रदान करना है ज्ञान के निर्माण के लिए। ठीक है, नेहा का भी सही आंसर आ रहा है। माही, हाँ बिल्कुल सही है। और जैसे माही आंसर कर रही हैं 2 का सी, ऐसे ही आप भी करते जाना, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग के मैसेजेस मुझे कुछ पीछे मिलते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, दिव्या 1 नहीं होगा। जोर दिया जाने फिक्स्ड, हम फिक्स्ड करिकुलम को नहीं पढ़ा सकते। जो हमारी वर्तमान शिक्षा बोलती है, जो 2005 एनसीएफ बोलती है कि जो शिक्षा होनी चाहिए क्या, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ठीक है, तो सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ लेट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा है या नहीं, एक बार आप बताते जाना, ठीक है? क्योंकि बहुत स्टोरी में आते हैं क्वेश्चन, उसको टाइप करने में काफी स्पेस ले लेता है। यह देखने के बाद कि छात्र एक सतत गतिविधि पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक शिक्षक को क्या, क्यों, कैसे के रूप में संकेत प्रदान करने का फैसला करता है। लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की यह रणनीति होगी जो उसको हिंट दे रहा है, हेल्प कर रहा है किसी समस्या को हल करने में। तो यहाँ पे जो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चों को सीखने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं, सीखने के लिए एक मचान यानी स्कैफोल्डिंग रूप का कार्य कर रहे हैं, छात्रों के बीच आपसी की प्रवृत्ति का कारण बनता है, मतलब लड़ाने भिड़ाने का, सीखने की प्रक्रिया में अर्थहीन होना। ठीक है। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hints in form of what, why and how। मतलब कोई चीज क्या, क्यों और कैसे होती है, इस तरह से हिंट्स टीचर प्रोवाइड कर रहा है बच्चे को समस्या सॉल्व करने में। सी का बी बिल्कुल सही है, यानी स्कैफोल्डिंग एक ऐसा ढांचा या मचान बच्चों के लिए एक टेम्परोरी हेल्प प्रदान करना जिससे बच्चा जो समस्या सॉल्व कर रहा है उसमें उसको मदद मिले। ये लेव वाइगोट्स्की जी का कहना था। तो सेकंड आंसर थर्ड का बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, पार्थ, हाँ पार्थ का जवाब सही है, धानी आपका गलत है। बच्चों को सीखने के लिए हतोत्साहित नहीं कर रहा है, यानी हेल्प और क्लूज की बात की जा रही है। तो हेल्प कर रहा है बच्चा, तो हतोत्साहित तो टीचर बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ शाहीन, सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। डी नहीं होगा शिवानी, ये सेकंड होगा, नंबर 2 यानी कि बी होगा। सीखने की प्रक्रिया में अर्थहीन होना, अर्थहीन मतलब मीनिंगलेस होना, वो चीज बातें की जा रही है। बी मीनिंगलेस इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर बच्चा को टीचर हेल्प कर रहा है क्या, क्यों, कैसे, कोई चीज क्या है, तो उसके जो सीखने का तरीका है उसको बता रहा है, सिखा रहा है कि उसको क्या करना है। ठीक है, दिव्या आप लोग का जवाब गलत आ रहा है। तो 3 का बी होगा, जो शाहीन और कौशल्या और यास्मीन ने जो दिया है वो बिल्कुल सही है जवाब। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग यानी एक ऐसा ढांचा बच्चों के लिए किसी कार्य में तैयार करना ताकि उसकी मदद से वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। क्लियर है? ये लेव वाइगोट्स्की जी की बात है। जहां स्कैप फोल्डिंग की बात आ जाए और लेव वाइगोट्स्की जुड़े हों तो आप आंसर वही टिक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए। Which of the following is correct in the context of socialization of children? यानी कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो फर्स्ट है स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। टेम्परोरी सपोर्ट, हाँ मैंने वही बोला कि ये एक टेम्परोरी हेल्प होती है। अगर बच्चा उस कार्य को जब करना सीख जाता है तो इस हेल्प को हटा लिया जाता है, बच्चे के खुद से उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? कौन सा कथन सोशलाइजेशन के लिए सही है? हाँ रोहित, आपका भी जवाब सही है, 3 का बी होगा। ठीक है, माही का आंसर आ गया है, तो बिल्कुल सही है। जो सामाजिकरण स्कूल सामाजिकरण का द्वितीयक कहेंगे, द्वितीयक सामाजिकरण का एजेंट है और परिवार प्राथमिक है सामाजिकरण का एजेंट। ये मैंने सोशलाइजेशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। जो हमारा फोर्थ का फर्स्ट आंसर होगा वही सही है। हाँ बिल्कुल, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है फोर्थ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं।
कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसिस दैट, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन को केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। जो हम आईक्यू करते हैं वो किसके द्वारा मापा जा सकता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा। एक डोमेन में इंटेलिजेंस अन्य सभी डोमेन में खुफिया सुनिश्चित करती है। हिंदी के वर्ड्स कुछ अलग ही होते हैं, थोड़ा आप लोग इंग्लिश में भी देखते जाना। ठीक है, बुद्धि के कई रूप होते हैं। बुद्धि में कोई व्यक्तिगत अंतर नहीं होता है। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत बताता है वो किस बात पर जोर देता है? बहुबुद्धि की बात हो रही है, यानी कि जो हमारा दिमाग है वो कई तरीकों से कई रूपों में जाता है, यानी इंटेलिजेंस जो है केवल एक परीक्षणों द्वारा ही नहीं मापा जा सकता, हम उसको कई तरीकों से माप सकते हैं। तो माही का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है। बुद्धि के कई रूप हैं, जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं, थर्स्टन ने 7 प्रकार बताए। उसी तरह यहाँ पर मल्टी इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो बुद्धि के कई रूप हैं। देयर आर द सेरेबल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। 5 का ए नहीं होगा, 5 का सी होगा, यानी कि इंटेलिजेंस को क्या आप केवल एक प्रश्न के द्वारा ही माप सकते हैं? यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करिए, यानी कि एक व्यक्ति में कई तरह की बुद्धियां होती हैं, कई तरह से, कोई किसी क्षेत्र में आगे होता है, कोई किसी क्षेत्र में आगे होता है, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है। ठीक है, राम परवेश गुड आफ्टरनून। पूजा 5 का सी, हाँ बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है। 5 का सी होगा शिवानी, हाँ। और ये 5 का सी हुआ कि बुद्धि के कई रूप होते हैं। बहुबुद्धि जहां आ गया मल्टीपल, तो वो यहाँ पे कई रूपों की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार एक कार्य करना और कुछ करना, क्योंकि अन्य इसे कहेंगे मंजूरी देते हैं, अप्रूवल देते हैं, नैतिकता के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन से स्टेज की बात की जा रही है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट and doing something because other approve it represent stage of morality, pre-conventional, conventional या post conventional या formal conventional। ठीक है, गुड आफ्टरनून जरी। गार्डनर, हाँ गार्डनर ने दिया था। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, और ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अभी भी जीवित हैं, और इनकी जो बात कर रहे हैं, ये 9वीं इंटेलिजेंस पे भी काम चल रहा है अभी उनका, कि बुद्धि के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है दीपू, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था मॉरलिटी का, नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें 3 लेवल्स बताए थे। हर लेवल्स में 2 स्टेज थे, यानी टोटल 6 स्टेज थे। यहाँ पे जो बात हो रही है वो किस स्टेज के बारे में बता रहे हैं? ठीक है, इसका आंसर करिएगा कि पूर्व पारंपरिक या परंपरागत यानी कन्वेंशनल, पोस्ट पारंपरिक या औपचारिक पारंपरिक। तो इन्होंने जो फर्स्ट लेवल की बात करी थी वो क्या थी? प्री कन्वेंशनल। उसमें 2 स्टेज थे, एक दंड और क्या था? रिवॉर्ड जो पाते हैं उसके आधार पे होता है। ठीक है, सेकंड इन्होंने दिया था कि बच्चे जो इस चीज का प्रतिफल या प्रतिपुष्टि, अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, उसके प्रति बिहेवियर करते हैं। सेकंड इस लेवल में जो कन्वेंशनल बोला गया था, उसमें अ गुड बॉय अ गुड गर्ल का एक था। फिर एक था क्या कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यानी इस अवस्था में बच्चे जो नियम व्यवस्था होते हैं इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर करते हैं या मॉरलिटी लेते हैं। तो ये प्री कन्वेंशनल की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पे कन्वेंशनल यानी परंपरागत स्तर की बात हो रही है, 4th स्टेज की, यानी अ गुड बॉय अ गुड गर्ल वाला
लिया गया था कि यानी कोई व्यक्ति इसलिए कार्य कर रहा है ताकि लोग उसे अप्रूव करे, उसे अच्छा बोले या अच्छा दिखने के लिए वो इस तरह का कार्य कर रहा है ताकि लोग उसे अच्छा बोले, मंजूरी दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, कन्वेंशनल, यानी कि परंपरागत स्तर का फोर्थ स्टेज है गुड बॉय अ गुड गर्ल वाला। ठीक है, यास्मीन ने सही आंसर किया है। 6 का 2 होगा, गुड बॉय अ गुड गर्ल, मतलब हम कोई कार्य इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग उसे अप्रूव करे, बोले कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, वो इसको दिखाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरों से आत्मसम्मान पाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। ठीक है, चलिए, सनम गुड आफ्टरनून। 6 का बी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लेव वाइगॉट्स्की सोशल कल्चरल प्रोस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसिस इम्पोर्टेंस ऑफ इन द लर्निंग प्रोसेस। इन्होंने लर्निंग प्रोसेस के लिए जो सिद्धांत दिया था लेव वाइगॉट्स्की जी का, वो क्या था। ठीक है, लेव वाइगॉट्स्की के सीखने के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सीखने की प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया गया। सांस्कृतिक उपकरण, एट्रीब्यूशन या प्रेरणा या संतुलन। संत कुमार, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 7 का करिएगा कि लेव वाइगॉट्स्की जी का जो थ्योरी है सोशल कल्चर, है ना, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक भाषा का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, इसको SCL थ्योरी भी कहा जाता है। तो जहां पे उनकी थ्योरी आएगी तो पहले ही उन्होंने कल्चर को माना, 3 टूल जो माने, समाज को माना, संस्कृति को माना और भाषा को माना। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कल्चरल टूल। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण होगा। इनके सिद्धांत का ही नाम वही है, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा का सिद्धांत। SCL के नाम से भी आप याद रख सकते हैं, सोशल कल्चरल लैंग्वेज थ्योरी। ठीक है, हाँ, दीपू का आंसर सही है, 7 का 1। चलिए फिर यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन के लिए। संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में जीन प्याजे ने के संदर्भ में संज्ञानात्मक संरचनाओं की व्याख्या की है। ठीक है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन प्याजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन द टर्म ऑफ, जो टर्म उन्होंने यूज किया था अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए, वो क्या है, साइकोलॉजिकल टूल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कीमा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी तो आपका आ गया थॉर्नडाइक जी के और पावलोव की थ्योरी को जो उन्होंने बात करी थी, साइकोलॉजिकल टूल नहीं होता है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात किसने कही रही थी, लेव वाइगॉट्स्की जी ने की थी। तो स्कीमा जो वर्ड यूज किया था, यानी नो अबाउट योर वर्ड, अपने समाज, अपने वातावरण के बारे में जानकारी को एकत्रित करना या संगठित करना, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका, 8th का 4, यानी कि स्कीमा वर्ड जो उन्होंने यूज किया था। ठीक है, हाँ, संत कुमार, दीपू सभी का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ, 8th का डी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेंट्रेनेशन इन थॉट और hypothetical deductive thinking, ability to conserve and secret object। इसकी क्या बोलेंगे, एक बार आप बताना मुझे।
अमूर्त सोच का विकास विचार के में केंद्रीकरण, काल्पनिक कटौतीयात्मक जो डिडक्टिव बोलते हैं उसको, और वस्तुओं को संरक्षित और सीरिएट करने की क्षमता, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व परिचालन चरण की विशेषता है। यानी कि जो हम सेंसरी स्टेज के बाद जो सेकंड स्टेज की बात करते हैं उसकी एक विशेषता है, वो क्या होगी? मूर्त सोच की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ये तो आपके फॉर्मल औपचारिक उसमें आ जाता है ना। तो अमूर्त सोच यानी फोर्थ स्टेज हो जाती है। यहाँ पर क्या किया कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व परिचालन संचरण यानी कि प्री कन्वेंशनल एज की बात की जा रही है आपके। तो वहां पर क्या करता है बच्चा, ठीक है, उसके अंदर कौन सी विशेषता डेवलप हो गई रहती है? सभी का 9 का ए आ रहा है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देख नहीं रहे हैं। अमूर्त सोच की बात फॉर्मल ये आपके फॉर्मल स्टेज में बात होती है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है, यानी फोर्थ स्टेज जो 11 से अबव ईयर में जाते हैं बच्चे, वहां अमूर्त रूप से सीखते हैं। ठीक है, ये आपके प्री कन्वेंशनल एज की बात हो रही है, यानी कि 2 to 7 ईयर की बात हो रही है। ठीक है, इस एज में बच्चा क्या करता है, उसके विचार जो होते हैं स्थिर होते हैं, वो किसी चीज को ध्यान से देखता है, समझने लगता है ना। तो वो इस स्टेज की बात हो रही है। जीन प्याजे को मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है, बताया है ना। उसके विचार क्या होते हैं, स्थिर होने लगते हैं ना। 2 से जब 7 वर्ष में बच्चा जाता है तो आगे उसके जो सोचने का समझने की शक्ति होती है, वो सिंबोलाइक हर चीज को देखते हैं, सांकेतिक रूप में देखने लगते हैं, समझने लगते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि हाइपोथेटिकल की भी अगर हम बात करें तो ये भी आपके फोर्थ स्टेज में हो जाती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। वहां पे बच्चे काल्पनिक रूप से सोचते हैं, इसको जो नियम कहेंगे डिडक्टिव मेथड वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड का जो 9th का आंसर सही होगा वो सेकंड होगा। ठीक है, अब विचारों में विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में सभी वन बोल रहे थे, तो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो भी आती है वो जीन पियाजे के फोर्थ स्टेज की बात होती है, जो कि यहाँ पे स्टेज आपको पहले से ही बता दिया गया था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेज हमारी आती है सेंसरी मोटर स्टेज के बाद जो सेकेंड स्टेज होती है वो स्टेज होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड हमारी कॉन्क्रीट होती है और फोर्थ हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, जो थर्ड स्टेज हमारी कॉन्क्रीट आती है उसमें बच्चे जो मूर्त रूप से चीजें दिखाई देती है उनको देखने लगते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, यानी कि उनको क्लासिफिकेशन किसी चीज का पता जाता है, कंजर्वेशन की जो बात कही गई है वो उनके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में, ठीक है, विकास में सभी के लिए संस्कृतियों में वृद्धि का की समान दर होती है। विकास केवल स्कूल में होने वाली शिक्षा के माध्यम से होता है। विकास बचपन की अवधि के दौरान ही होता है या विकास बहुआयामी होता है? हाँ दीपू, सही है आपका। मैंने बोला कि जो सेकंड है वो सही आंसर था आपका। नेक्स्ट के लिए आंसर करिएगा आप सभी, जो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास में सभी के लिए संस्कृतियों में वृद्धि के समान दर होते हैं, यानी जो सबकी संस्कृतियां होती सबका समान होता है। विकास केवल स्कूल में होने वाली है, या विकास केवल बचपन में ही होती है, या विकास बहुआयामी है यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। तो विकास को अगर हम बोलेंगे तो वो बहुआयामी है, यानी विकास हर क्षेत्र में हर तरफ से होता है। तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, संत कुमार, पार्थ, शाहीन, हाँ दीपू, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के बीच विकास का क्रम क्या है? जो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे जाते हैं, किसी चीज को कैसे देखते हैं और समझते हैं, सीखते हैं। तो वो संवेदी, ठोस, अमूर्त होता है। अमूर्त संवेदी कॉन्क्रीट होता है, यानी कि मूर्त होता है। कॉन्क्रीट अमूर्त या संवेदी होता है, या फिर अमूर्त ठोस या संवेदी होता है। 11 का दीजिएगा आंसर आप भी सब भी। 10th का डी है, बिल्कुल सही आप सबका जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। धानी, हाँ 11 का ए। हाँ शिवानी आरती, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो पहला होता है बचपन में, जब बच्चा होता है जन्म के समय, तो वो अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, फिर मूर्त रूप से जो चीजें दिखती है उनको देख के सीखता है, फिर जब बड़ा होता है तो वो अमूर्त रूप से चीजों को देखने लगता है। पूजा, ये डी नहीं होगा, फर्स्ट होगा। पहला जो बच्चा होता है अपने, जो हमारा आंख नाक कान है उसके माध्यम से चीजों को देखता है, सीखता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो चीज, जो ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है उसके ऊपर वो थिंकिंग करता है। और नेक्स्ट जब आगे बढ़ता है, किशोर अवस्था में जाता है, वो चीजें जो उनके सामने प्रेजेंट नहीं है, जिनको वो देख नहीं सकता, उनके बारे में भी वो सोचता है, समझता है। ठीक है, तो आंसर जो सही होगा वो हमारा ए होगा, यानी कि सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जीन पियाजे भी जी भी यही बात करते हैं, जब बच्चा छोटा जन्म के समय होता है तो वो सेंसरी चीजों, अपने जो सेंसरी इनके हैं, देखना, सुनना, छूना, उन सब चीजों से करता है, अपनी इंद्रियों से। फिर वो मूर्त रूप से चीजों को देखने समझने लगता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो चीजें उनके सामने नहीं है उन्हें भी वो देखकर अपना करता है गणना। ठीक है, रवि कुमार मंडेला, मंडल। ओके, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। और जितने लोग जुड़े हो, आप सब जुड़े रहना और अपना स्कोर भी मुझे बताना कि आपका कितने नंबर बन रहे हैं 30 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों के रूप में माना जाना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में बाधा है। जो प्रगतिशील कक्षा की बात कही जा रही है कि वो क्या है? सीखने की प्रक्रिया में बाधा है, शिक्षक की ओर से विफलता, क्षमता आधारित समूह बनाने के लिए मानदंड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर कि वो क्या करता है, किस तरह से सीखने की प्रक्रिया में बाधा देता है, शिक्षक की ओर विफलता करता है, क्षमता आधारित समूह बनाने के लिए मानदंड है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर। 12 का डी होगा। ठीक है शिवानी, 12 का ए नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं होती है। प्रगतिशील शील कक्षा की बात करें, जहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, हर कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 12 का डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाने की योजना के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस इज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज अ हिंड। यहाँ पे जो दिया है आप इंग्लिश पे वो मत करिएगा। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में बाधा है। ठीक है, हिंड्रेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, क्रिएट फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। ठीक है, हेल्प करेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, समावेशी कक्षा में जोर दिया जाना चाहिए, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है कि प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य होना चाहिए, उदासीन निर्देश होने चाहिए, छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर अलग करना चाहिए, व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिकतम करने के उद्देश्य से अवसर प्रदान करना चाहिए। 13 का आंसर करिएगा आप सभी। रोहित, 11 का डी होगा। ठीक है, 11 का आप आंसर कर रहे हैं।
बहुत पीछे है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच चुकी हूँ। 13 का आंसर करिएगा। In an inclusive classroom, emphasis should be on performance-oriented goals and difference of instruction। ठीक है, थर्ड का डी। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। व्यक्तिगत मतलब बच्चों की क्षमता को अधिकतम करने के उद्देश्य से अवसर प्रदान करना। जो भी बच्चा उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हुए उनकी क्षमता को अधिकतम विकसित करना है। ए नहीं होगा, प्रदर्शन उन्मुख नहीं होगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल नहीं होता है। जो समावेशी शिक्षा है, जो उनकी स्पेशल क्वालिटी, हर बच्चा स्पेशल है, उनकी जो क्षमता है, विशेषता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको प्रदर्शित करने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा की बात कही जाती है। ठीक है, 13 का है ये। 13 का डी हमारा सही आंसर होगा, यानी कि फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दीपू का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का कि विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग करने के लिए उपयुक्त है, सॉरी मैंने नहीं बोला, उपयुक्त है। 14 का आंसर करिएगा कि अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट टू यूज। ठीक है, रिटायर्ड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी या स्टूडेंट विथ क्रिपेबल्ड बॉडी। 14 का पी। आरती कुमारी बोल रही हैं सी। दिव्या का सी। संत कुमार सी। बिल्कुल सही आंसर है। जो ये दिव्यांग बच्चों की बात कही गई थी, वो शारीरिक रूप से जो बच्चे विकलांग विद्यार्थी हैं उनके लिए दिव्यांग शब्द का यूज किया गया था। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 14 का 3। ठीक है, माही, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखने की कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए, यानी जिसको सीखने में कठिनाई हो रही है उस समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। एकाधिक ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना, रचनात्मक शैक्षणिक दृष्टिकोण का उपयोग करना, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। इंडिविजुअल तो कभी कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के लिए कठोर संरचनाओं का अभ्यास करें। यानी जो किसी बच्चे को सीखने में अगर दिक्कत हो रही है तो छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा। एकाधिक ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग तो करना ही है, अच्छी बात है, इसको करना ही चाहिए। अगर बच्चे को जिस तरीके से समझना हो उस तरीके से समझाना। 15 का डी माही बोल रही हैं दिव्या। माही डी बता रही हैं, बिल्कुल सही है। पार्थ भी डी बोल रहे हैं। तो ऑडियो विजुअल का तो यूज करते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या नहीं करना है, शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। शाहीन का आ रहा है डी, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर कि शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के लिए कठोर संरचनाओं का अभ्यास करें। ठीक है, शिवांगी, ठीक है, डी आ रहा है आपका भी। व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बनाना, अगर बच्चे में अगर कोई इस तरह की डिफिकल्टीज है तो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा की योजना बनानी चाहिए। रचनात्मक शैक्षणिक दृष्टिकोण का उपयोग भी करना चाहिए।
एकाधिक ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करना चाहिए जिस तरह से बच्चे को हम समझा सकें। तो ये सब करना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया था कि शिक्षक के द्वारा क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सही आ रहा है आप सभी का आंसर डी होगा। तो 16 की तरफ बढ़ते हैं कि सृजनात्मकता की पहचान के मुख्य लक्षण क्या हैं। ठीक है, कम समझना, अलग अलग सोचना यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है, अति सक्रियता या असावधानी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिएगा। इज द प्राइमरी आइडेंटिफाई फीचर ऑफ क्रिएटिविटी लॉ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी एंड इनअटेंटिवनेस। मुझे काफी लॉन्ग वर्ड बोलने में तकलीफ होती है। ये भी मेरी अधिगम अशक्तता का एक पहचान है कि काफी जो घुमावदार वर्ड होते हैं उसको बोलने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। रोहित का जवाब पीछे आ रहा है, 16 का बी। हाँ, बिल्कुल अलग अलग सोच होती है। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो एक किसी समस्या पे कई तरीकों से सोचते हैं। सिक्सटीन का बी बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुकी हूँ आप सभी को। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर पे। हाँ, बिल्कुल सही, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 16 के लिए बी सही होगा। चलिए, विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से बच्चे जो आते हैं, कई तरह से कहें कि हर बच्चों की जो सीखने समझने की क्षमता अलग होती है, कई क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी की बात कही गई कि विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। विविधता से जुड़े पहलुओं के बारे में बात करने से बचे, विविध सेटिंग के उदाहरण आकर्षित करें, सभी के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करें, नकारात्मक रूढ़िवादिता को मजबूत करने वाले बयानों का उपयोग करें। 17 का सभी आंसर करिएगा। In order to address learner for divergent background, a teacher should, जो अलग अलग क्षेत्र भूमि से आते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके वहां पे शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, विविधता से जुड़े पहलुओं के बारे में बात करने से बचें। विविध यानी कि ड्रॉ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंस सेटिंग, सभी के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करें, नकारात्मक रूढ़िवादिता को मजबूत करने वाले बयानों का उपयोग करें। अगर सभी आप सी बोल रहे हैं तो जो विविध पृष्ठभूमि से बात कही गई कि कोई बच्चा होता है गांव रूरल एरिया से आ रहा है, कोई बहुत अच्छे सिटी से आ रहा है, किसी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, कोई मानसिक रूप से कमजोर है, अगर सभी के लिए एक ही मूल्यांकन का तरीका हम अपनाएंगे तो ये किस हद तक सही है। हम उसको क्या करेंगे कि ड्रॉ एग्जाम्पल्स फॉर डाइवर्जेंस सेटिंग, हम विविध सेटिंग की बात हो रही है यानी कि विभिन्न तरह के विन्यासों को प्रस्तुत करेंगे उसको सिखाने के लिए, करने के लिए। 17 का सी नहीं होगा। जो नेक्स्ट जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए यानी कई तरीकों से बच्चों को सिखाना चाहिए क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा यानी कि ड्रॉ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंस सेटिंग। ये सेकंड आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, मानकीकृत मूल्यांकन नहीं करेंगे क्योंकि हर बच्चा अलग है, वो अलग अलग क्षेत्रों से आ रहा है, तो उनका जो मूल्यांकन का तरीका होगा वो भी हम अलग करेंगे। हाँ, चलिए ठीक है, ये नंबर आप इंक्लूड करिएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो आप लोग को सुधारने के लिए, बताने के लिए तो हूं ही कि आप सही बताओ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
पढ़ते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमताओं को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। ड्रिल और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करके समस्याओं को हल करने की निश्चित प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, उपमाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, छात्रों को मचाया हंगामा, गैदरिंग फियर एमंग स्टूडेंट, ठीक है, छात्रों में हंगामा मचाना। Focusing on drill and practice, encouraging fixed process of solving the problem, encouraging use of analogical, generating fear among student, यानी छात्रों में क्या करना, भय का माहौल पैदा करना। एटीन का आंसर करिएगा सभी आप कि समस्या सुलझाने की क्षमताओं को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। कैसे सुविधाजनक बना सकते हैं? समस्याओं को हल करना, ड्रिल और अभ्यास का पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि रटने वाली चीजों पे, ठीक है। निश्चित प्रक्रियाओं को ही प्रोत्साहित करना, इनकरेज फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एक समस्या को केवल एक ही तरीके से हल करना है। या हम क्या करेंगे, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजिस या जनरेटिंग फियर एमंग स्टूडेंट, छात्रों में भय का माहौल पैदा करना। 18 का सी बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर। 18 का हमारा सी होगा, यानी कि विभिन्न तरह के एग्जाम्पल्स देना, मॉडल्स के थ्रू कई तरीकों से हम बच्चों को समस्या का हल प्रस्तुत करने के लिए एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। 18 का सी, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है दीपू। संत कुमार बी नहीं होगा। निश्चित प्रक्रियाओं को, यानी कोई फिक्स्ड ही हम बोलेंगे कि आपको बस इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये सही नहीं होगा। बच्चे को कई तरीकों से समस्याओं को समाधान करने के लिए एग्जाम्पल्स को प्रोवाइड कराना। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उपमाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजिस ना। पार्थ का आंसर सही है। 18 का जो होगा वो सी होगा। लक्ष्मी, आप लोग का जवाब बहुत पीछे चल रहा है, 15 पे है। अभी हमारे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सीखने की प्रेरणा प्रेरणा द्वारा बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कि पनिशिंग द चाइल्ड और फोकसिंग ऑन द मेंस्ट्री ओरिएंटेड गोल, गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, बहुत आसान काम देना। मोटिवेट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, फोकसिंग ऑन द रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रटने याद करने पर ध्यान केंद्रित करना। अगर हम किसी बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बालक को दंडित करेंगे या महारत, या बोलेंगे फोकसिंग, जो हमको मेन हमारा लक्ष्य है उस पे कहेंगे कि उन्मुख लक्ष्य पे महारत, यहाँ पर हिंदी दिया है बट यहाँ पर क्या होगा कि फोकसिंग द मेस्ट्री ओरिएंटेड गोल, यानी जो उसका लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित करने को कहेंगे। बच्चों को बहुत आसान काम देंगे या रटने याद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। संत कुमार का आ रहा है 19 का बी। हाँ बिल्कुल सही है। हम उसको क्या करेंगे, उसके लक्ष्य जो उसने रखा है उस पे फोकस करने के लिए मोटिवेट करेंगे। 19 का बी बिल्कुल सही आ रहा है। शाहीन, संत कुमार, दीपू, पार्थ, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। शिवांगी, शिवानी, हाँ आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 19 का जो होगा वो हमारा बी होगा। पूजा यादव, बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि शेम या शर्मिंदगी, जो शर्म की बात होती है वो किसको ज्यादा आगे बढ़ाती है। अनुभूति से कोई संबंध नहीं होता है। अनुभूति पे जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावी होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बार बार उत्पन्न किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आप सभी आंसर करिएगा कि शर्मिंदगी या शर्म की जो बात होती है, किसी से हमें किसी बात पे हमको शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो क्या करती है, अनुभूति से उसका कोई संबंध नहीं होता है,
ठीक है, हैज नो रिलेशन टू कॉन्बिनेशन, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉन्बिनेशन, इज अ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, शुड बी जनरेट फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 20 का सभी आंसर करिएगा। हाँ शिवानी बिल्कुल सही है आपका, 19 का बी। 20 का सभी आंसर करिएगा। पूजा 20 का सी दे रही है। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए तो बहुत प्रभावी नहीं होगा अगर वो किसी काम से उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उसे अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो जो सही होगा वो क्या करेगा, उसके कॉम्बिनेशन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के कॉम्बिनेशन पर। तो ये यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, 20 का सेकंड। अनुभूति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। कौशल्या लक्ष्मी, उसमें 17 का बता रही हैं। संत कुमार, हाँ आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। दीपू आप सभी लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अभी फटाफट करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, सबसे अच्छी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। सामग्री को रट के स्मरण करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज, विश्लेषण के बिना अवलोकन, या नकल और पुनरावृत्ति। 21 का आंसर करेगा रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, exploration of relationship between concept, observation without analysis, या सभी आंसर करेगा इमिटेशन एंड रिपीटेशन, नकल और पुनरावृत्ति। अगर शिक्षण अधिगम जो सबसे प्रभावी अगर हम बोले तो क्या चीज करेंगे। 21 का संत कुमार बोल रहे हैं बी। 21 का बी बिल्कुल सही आंसर है कि हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, हम उसको खोज और अवधारणाओं के बीच में संबंध स्थापित करने का मौका देंगे, वही सबसे हमारे लिए प्रभावशील शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी। 21 का बी सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं 22 के लिए कि एक शिक्षक को किसी दिए गए कार्य पर छात्रों द्वारा की गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, किस रूप में वो करना चाहिए। 21 का सी सही आ रहा है आपका। 21 का सी नहीं होगा कौशल्या, 21 का बी होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ चुकी हूँ। तो 22 का आप सभी करेगा कि एक शिक्षक को किसी दिए गए कार्य पर छात्रों द्वारा की गई विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वह तदनुसार सजा की डिग्री तय कर सकता है, यानी जो त्रुटि किया उसके अकॉर्डिंग उसको सजा देने के लिए। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों को समझ सार्थक है, वह उन लोगों को अलग कर सकती है जिन्होंने दूसरों की तुलना में अधिक त्रुटियां करी हैं, यानी जो त्रुटि ज्यादा कर रहा है उसको हम अलग कर देंगे। सीखना पूरी तरह से त्रुटियों के सुधार पर आधारित है। 22 का सभी आंसर करिएगा। दीपू का आ गया आंसर 22 का बी। 22 का बी, हाँ बिल्कुल सही है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों को सार्थक करता है, यानी हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जितनी ज्यादा हम मिस्टेक करेंगे उतनी ही ज्यादा हम सीखेंगे, है ना। ये बात कही भी गई है कि जितना हम गलती करते हैं उतना हम सीखते हैं। अगर हम कुछ भी सब काम सही करते हैं तो हम कुछ सीखते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उसकी बात करेंगे तो हम अपनी गलतियों से ही नई चीज सीखते हैं। बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आ रहा है 22 के लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कि बच्चों के लिए सीखना मुश्किल है जब जानकारी डिस्कनेक्ट किए गए खंडों में प्रस्तुत की जाती है, यानी कि इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑफ डिस्कनेक्टेड चंक्स, यानी तोड़ के प्रस्तुत करें। वे आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। सीखना सामाजिक रूप से प्रासंगिक है। सामग्री को कई तरीकों से दर्शाया जाता है। बच्चों के लिए सीखना मुश्किल कब होता है? 23 का सभी आंसर करिएगा कि सीखना मुश्किल कब होता है। बच्चों के लिए सीखना मुश्किल है जब जानकारी डिस्कनेक्ट किए गए खंडों में प्रस्तुत किए जाए, यानी तोड़ के अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर दिए जाएं, खंडों में कर दिए जाएं, या वे आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। सीखना सामाजिक रूप से प्रासंगिक है। सामग्री को कई तरीकों से दर्शाया जा सकता है। और सीखना कब मुश्किल होता है? माई का जवाब आ रहा है 23 के लिए ए बिल्कुल सही आ रहा है कि बाकी सब हमें सीखने के लिए मोटिवेट करेंगे और हमारे सीखने को इजी करेंगे, लेकिन जानकारी को अगर हम डिस्कनेक्ट करके खंडों में प्रस्तुत करते हैं, यानी उसकी कनेक्टिविटी को बिना जोड़े अगर हम खंडों में प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चों के लिए वो सीखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जो 23 का आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट होगा। 22 का 2 आ रहा है आंसर सबका। संदीप, सही है आपका। 23 के लिए अभी हमें करना है, तो वो होगा हमारा फर्स्ट होगा, जानकारी डिस्कनेक्ट, यानी कि जानकारियों को एक दूसरे बिना संबंधित किए हुए खंडों में प्रस्तुत करना। तो वो बच्चों की सीखने को डिफिकल्ट कर देता है, कठिनाई पैदा कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24। ठीक है, सीखने की सर्वोत्तम स्थिति है, यानी बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज उच्च उत्तेजना, उच्च भय, कम उत्तेजना, उच्च भय, या संतुलित उत्तेजना, कोई डर नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई डर नहीं। संवेग चैप्टर से आपका है क्वेश्चन कि सीखने की सर्वोत्तम स्थिति कब होगी? जब उच्च उत्तेजना होगी, यानी हाई स्टिमुलस जब होगा, या उच्च भय होगा, कम उत्तेजना, उच्च भय, या संतुलित उत्तेजना, कोई डर नहीं। इजी है ये, आप सभी आंसर कर सकते हैं इसका। 24 का सभी करिएगा। 23 का ए सही है। 23 का जो ए बता रहे हैं 1 सही आ रहा है आप सभी का। 24 का ए, सीखना सर्वोत्तम कैसे होगा? यानी उच्च उच्च उत्तेजना होती है तो उच्च भय होता है, यानी डर की स्थिति जब होती है तो हमारी जो उत्तेजनाएं अंदर होती है वो काफी तेज चलती हैं, उस समय हम अच्छा नहीं सीख सकते। अगर हम उत्तेजित नहीं है किसी कार्य को पहले से सीखने से पहले ही हम वो कम है तो, और उच्च भय है, तो भी हम नहीं सीख सकते। लेकिन जो सबसे अच्छी स्थिति वो क्या होगी? जहाँ पे हमारी उत्तेजना, हमारे अंदर का जो संवेग है वो संतुलित है और कोई डर की भावना नहीं है, वहां पर हम अच्छा सीख सकेंगे। तो 24 का जो आंसर होगा वो सी होगा। यास्मीन, 23 का 1 सही आ रहा है आपका आंसर। आप लोग के थोड़े लेट आ रहे हैं। ठीक है, 24 का जो सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 24 का सी होगा। चलिए, सीखने के निर्माणवादी यानी कंस्ट्रक्टिविटी के दृष्टिकोण से पता चलता है कि बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। खेलने के में कोई भूमिका नहीं होती है के लिए पूरी तरह से वश्यकों पे निर्भर होते हैं, यानी ज्ञान के निर्माण के लिए खेलने में कोई भूमिका नहीं मानी जाती है, पूरी तरह से अपने एडल्ट्स पर निर्भर होते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं और पाठ्य पुस्तकों पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। यानी जो बच्चे सीख रहे हैं, अपने जो ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, उसमें किसका मेन इफेक्ट पड़ता है? खेलने की इसमें बोल रहा कोई भूमिका नहीं है, पूरी तरह से वश्यकों पर निर्भर होते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं स्वयं के ज्ञान के निर्माण के लिए और पाठ्य पुस्तकों पे पूरी तरह से निर्भर होते हैं। हैव नो रोल टू प्ले इन, are slowly dependent on adults for play an active role in, are slowly depends to textbook in।
बिल्कुल, जहाँ पे बच्चों के स्वयं ज्ञान के निर्माण की बात हो वहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा। तो जब भी बच्चों के सक्रिय की बात आती है हमेशा आप इसी को टिक करिएगा कि बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और वो सक्रिय रूप में होते हैं, और ये जीन पियाजे जी द्वारा कहा गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 25 का सी होगा। ठीक है, पार्थ का जवाब सही आ रहा है। शाहीन ने भी सही किया है, पूजा यादव, सबका जवाब सही आ रहा है, दीपू। ठीक है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास सीखने के लिए अच्छा है? योग्यता अपरिवर्तनीय है, योग्यता तय है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता बेकाबू है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास सीखने के लिए अच्छा है? एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, ability is fixed, effort don't make any difference, failure is uncontrollable, यानी कि असफलता बेकाबू होना, अनकंट्रोल जो बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल। 26 का सभी आंसर करिएगा। ट्वेंटी सिक्स का बी, योग्यता फिक्स्ड नहीं होती है, योग्यता को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जो भी हमारी एबिलिटी है किसी चीज में प्रशिक्षण पाके हम उसको आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल होती है, ठीक है ना, अपरिवर्तनीय होती है, अपरिवर्तनीय, सॉरी, अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है, 26 का ए होगा हमारा आंसर जो सही होगा। पूजा जो बता रही हैं 26 का ए बिल्कुल सही है। दीपू ने भी राइट आंसर किया है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब जानते हैं कि हम जितना अभ्यास करते हैं उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे सीखने में। यहाँ पे पूछ रहा है कि सीखने के लिए अच्छा है। योग्यता को हम कोई चीज को हम जितना सीखेंगे, जो हमारे अंदर योग्यता है किसी कार्य को करने के लिए, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको और बेटर बनाते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा, वो क्या होगा, योग्यता कहेंगे अपरिवर्तनीय है, यानी कि इम्प्रूवेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि छात्रों के बीच वैचारिक समझ सेटिंग में सुधार होने की संभावना है, जो जोर देती है, किस पर जोर देती है? प्रतियोगिताएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, लगातार परीक्षा, या पूछताछ और संवाद। Conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasis on competition, textbook-centric pedagogy, frequently examination, inquiry, and dialogues. क्वेश्चन नंबर 27 का आप सभी आंसर करिएगा कि छात्रों के बीच वैचारिक समझ की सेटिंग, जो उनकी सोचने की जो सुधार होने की संभावना कब होगी, जोड़ देगी? प्रतियोगिता करा के, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र करा के, लगातार परीक्षाएं करा के, या पूछताछ और संवाद करके। कंपटीशन, टेक्स्ट सेंट्रिक पेडागोजी, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, या इंक्वायरी एंड डायलॉग्स। माही का आंसर आ रहा है 27 का डी बिल्कुल सही आ रहा है कि हम पूछताछ, जो भी इंक्वायरी कराएंगे और जो संवाद कराएंगे उसके द्वारा जो उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बच्चों में ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना, तो जो सही आंसर होगा 27 का डी। शाहीन का भी आंसर सही है, भूजा यादव का, पार्थ, सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टास्क के दौरान, एक काम के दौरान साइना खुद को इस काम पर आगे बढ़ने के तरीकों के बारे में बात कर रही होती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोट्स्की के विचार के अनुसार इस तरह का निजी भाषण किसका संकेत है? यानी प्राइवेट स्पीच की जो बात करी गई थी वो लेव वाइगोट्स्की द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्व विनिमय, अहंकार केंद्रितवाद, या मनोवैज्ञानिक विकार।
28 का सभी आंसर करिएगा। ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग to herself about ways he can proceed on the task according to Lev Vygotsky ideas on language and thought. This kind of private speech is a sign of जो प्राइवेट स्पीच की बात की थी ये लेव वाइगोट्स्की के द्वारा की गई थी। ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? कॉग्निटिव इनमेच्योरिटी, सेल्फ रियलाइजेशन या ईगोसेंट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। हाँ, यानी कि वो कोई कार्य कर रही है सान्या और खुद को डायरेक्शन दे रही है उस कार्य को करने के लिए। तो प्राइवेट स्पीच की जो भी अगर बात लेव वाइगोट्स्की से जुड़ जाता है तो वो क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन कर रही है, अपने आप को दिशा निर्देश कर रही है अपने कार्य को आगे करने के लिए। अगर यहाँ पर जीन प्याजे होते तो उनके अकॉर्डिंग ये अहम केंद्रितावाद हो जाती। उनके अकॉर्डिंग जब खुद से जो बातें बच्चे करते हैं वो अपने आप को सेंटर में रख के बातें करते हैं, जैसे खिलौने से बातें करना, इस तरह की जो बातें हुई है वो ईगोसेंट्रिक जीन प्याजे जी ने बोला। लेकिन लेव वाइगोट्स्की ने बोला कि ये स्वविनिमय है, यानी सेल्फ रेगुलेशन है, अपने आप को आगे किसी कार्य में बढ़ाने के लिए दिशा देना। ठीक है, 28 का बी बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मूल्यांकन प्रथाओं का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, एवोल्यूशन प्रैक्टिस शुड एम एट, छात्राओं को लेबलिंग करने के लिए मूल्यांकन करते हैं। क्षमता आधारित समूहों के लिए छात्रों को पृथककरण, छात्रों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण के लिए उच्च प्राप्तकर्ताओं की पहचान करना। जो मूल्यांकन करते हैं वो किस लिए करते हैं? ठीक है, तो मूल्यांकन प्रथाओं का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छात्रों को लेबलिंग करना कि लेबल कर दो कौन सा छात्र कितने नंबर पाता है, क्या है। क्षमता आधारित समूहों के लिए छात्रों का पृथक्करण करना, उनकी क्षमता के आधार पर उसको डिवाइड कर दो। छात्रों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पहचानना, या मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों की स्पेशल नीड्स को समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको शिक्षा देने की कोशिश करें। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल सही समझ गए आप लोग कि 29 का सी होगा, छात्रों की जरूरतों को समझना और उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा प्रदान कराना, हेल्प प्रोवाइड कराना। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी 3 होगा 29 का तीसरा। ठीक है, माही, हाँ माही, पूजा, सोनू, सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास में व्यक्तिगत मतभेदों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये किस वजह से होते हैं? केवल आनुवांशिकता, केवल पर्यावरण, ना तो आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण, या आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी आंसर करिएगा। और जितने लोग भी जुड़े हैं, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। ठीक है, आपका एक एक लाइक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो सभी से यही कहूंगी मैं कि आप लाइक करते जाना अगर सेशन अच्छा लगे तो। 30 का डी बिल्कुल सही है। जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो हमारी अनुवांशिकी से भी आती है और उसका इफेक्ट पर्यावरण पे भी पड़ता है, यानी कि अनुवांशिकता गुणे पर्यावरण, यानी दोनों में गुणात्मक संबंध होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो हम होते हैं। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हमारा डी होगा। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब सब अपने अपने स्कोर बताना कि आपके 30 में से कितने स्कोर आपने ऑब्टेन किए हैं। सी नहीं होगा शिवानी। आनुवांशिकता और पर्यावरण ही हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हैं। जो हम अपने माता पिता से पाते हैं उस तरह का हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, आनुवांशिकता, जो बालों का कलर, आंखों का रंग, शारीरिक वेशभूषा, ये हमारी आनुवांशिकता से ही मिलती है, जो हर बच्चे में अलग होती है, सबके पेरेंट्स अलग होते हैं। ठीक है, और पर्यावरण का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, यानी वातावरण जो जहाँ पे जैसे होता है, जैसा इन्वायरमेंट वहाँ का होता है उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण में जो संबंध होता है वो गुणात्मक होता है। कहीं पे आनुवांशिकता ज्यादा होती है, कहीं पे पर्यावरण ज्यादा होता है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है?
चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्वेश्चंस में। आई होप आप सभी अच्छा किए होंगे। 26 माही, गुड। अगर 30 में 26 आए बहुत अच्छी बात है। मतलब काफी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, डी होगा। हाँ बिल्कुल शिवानी, सी नहीं डी होगा। अभी आपने सही आंसर किया। ठीक है, थैंक यू पूजा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ ना? ऐसे ही मैं सारे पेपर आपको कराते जाऊंगी, और जितना आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस जो अभ्यास होगा वो हमको और सक्सेस की तरफ पास लेकर जाएगा, है ना? तो ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे हम और आप, तो हमारा जो एग्जाम होगा उसमें हम काफी अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। दीपू, ठीक है, 26 वेरी गुड। पार्थ का 25, नॉट बैड, बहुत अच्छी कोशिश है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर में आपने इतने स्कोर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये पेपर फर्स्ट का था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का देखने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए 30 क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे। इसी तरह मैं सारे पेपर्स आपके लिए लेकर आऊंगी। कल भी मैं सेकंड पेपर आपके लिए कराऊंगी। ठीक है, तो ऐसे आप सब ज्वाइन होते रहिए। बीच बीच में आप लोग आते हैं जाते हैं, तो इस तरह से मुझे पता नहीं चलता कि कौन कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच, और हैव अ गुड डे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।